ये एक भोपाल की जनता के लिए मैसेज है और आपको समर्थन है, उसके बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ, अगर इजाजत हो बताइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आप भौतिक रूप से पहुंचिए। ये अकेला जो है ना, मोबाइल से काम चलाने से नहीं चलेगा। आप कब पहुंच रहे हैं पहले ये बताइए। मैं बुधवार को पहुंचूंगा। बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आपका स्वागत है कि आप मध्य प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहते हैं। क्या मध्य प्रदेश की जनता अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहेगी, और इस मध्य प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मध्य प्रदेश की जनता सहित राष्ट्रवासियों को मैं मोहम्मद सिराज साहिल, अध्यक्ष लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये संदेश और सूचना देना चाहता हूं कि मैथिली शरण गुप्त साहब को मैं बिना शर्त समर्थन दे रहा हूं अपनी पार्टी का, क्योंकि मेरी पार्टी का भी मकसद यही है कि बिना पैसा खर्च किए ईमानदार और सक्षम लोग राजनीति में आए और देश और लोकतंत्र को मजबूत करें। चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है उससे पैसे वाले लोग, धन बल और बाहुबल के लोग ही चुनाव में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ये एक तरह से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईमानदाराना नहीं कहलाई जा सकती। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कस्टोडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उन्होंने भी सही माने में देखा जाए वक्त रहते उचित कार्रवाई त्वरित गति से नहीं की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये निर्देश दिया जा चुका है कई साल पहले कि जब जो है वोटिंग मशीन से वोट पड़े तो वीवीपैट पे निकलने वाली पर्चियों का मिलान किया जाए, उसमें ढीला डाली चुनाव आयोग ने बरती। इसका मतलब चुनाव आयोग भी निष्पक्ष और ईमानदार चुनाव कराने का रुचि नहीं रखता है, जो कि लोकतंत्र के लिए घातक है। मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और विपक्षी दलों से ये आग्रह है कि जिस तरीके से मैथिली शरण गुप्त ये चाहते हैं कि अपराधी लोग राजनीति में ना आए, बाहुबली लोग राजनीति में ना आए, धन बल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ना हो, उस चीज को किया जा सकता है, वो संभव है। तो शर्त ये है कि प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति दृढ़ हो और वो किसी भी कीमत पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सत्ता में तीसरी बार आए तो जरूर, लेकिन वो इस तरीके से आए कि भारतीय जनता पार्टी सहित उनके सहयोगी और अन्य विपक्षी दलों के बाहुबली और धन बल वाले लोग दरकिनार हो। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देने से ही चुनाव जीता जा सकता है, ये संभव नहीं है। चुनाव जिताने का काम जनता जनार्दन करती है। मैथिली शरण गुप्त आपका मैसेज अगर भोपाल की जनता के बीच में ईमानदारी से मीडिया के बंधु लोग पहुंचा दें और व्हाट्सएप माध्यम के द्वारा हर भोपाल के वोटर तक उनकी बात प्रभावशाली तरीके से पहुंच जाए तो निश्चित तौर पर संसद में भोपाल की संसदीय क्षेत्र सीट से प्रतिनिधित्व मैथिली शरण गुप्त ही करेंगे, ना बीजेपी जीत सकती है और ना कांग्रेस। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक पत्रकार मैथिली शरण गुप्त साहब से इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि आप सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए हैं, ना कि जीत हार। उनका ये सवाल ही अप्रासंगिक है। इस तरह के पत्रकार ही देश में अच्छे लोगों को राजनीति में आने से रोकने का एक तरह का काम करते हैं। उनके सवाल प्रायोजित होते हैं और अच्छे लोगों को राजनीति से दूर करने को बाधित करते हैं, दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर उन जैसे पत्रकार ही मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व और कर्तृत्व और उनकी सोच को
जन जन तक पहुंचाने का काम करें तो निश्चित तौर पर सिर्फ जो है प्रेजेंटेशन के नाम पे मैथिली शरण गुप्त जैसे लोग चुनाव में नामांकन नहीं करेंगे। 110% ऐसे लोग नामांकन करते ही विजयी की मुद्रा में आ जाएंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, ये लोग आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग बना चुके हैं और देश की जनता को एक तरह से चारों स्तंभ मिलकर मूर्ख बना रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार मैं पत्रकारिता को मानता हूं, क्योंकि पत्रकारिता का परम धर्म ये होता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो भ्रष्ट लोग हैं या जो गलत काम कर रहे हैं, ये राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं या अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उनको चेक करके जनता के बीच में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को ले जाना और उनको सुधारने की दृष्टि में उनको एक मौका देना या उनको मजबूर करना। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पत्रकार बंधु और पत्रकार समूह भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से अपने संबंध अच्छे बनाने के चक्कर में या उनसे कुछ पारितोषिक और लाभ प्राप्त करने की नियत से उनकी चाटुकारिता और चमचागिरी में लगे रहते हैं। इसीलिए जो है देश का ये हाल हो रहा है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि क्यों नहीं, अगर योग्य व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का या निर्दलीय हो, उसको संसद भवन में पहुंचने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पार्टियों को आगे आकर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में ही संशोधन करने का साहस दिखाना चाहिए। और क्योंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जनता का प्रतिनिधि कहलाता है, ना कि किसी पार्टी का, लेकिन पार्टियों ने बड़ी चालाकी से अपने पार्टी और स्वयं के लाभ के लिए या सत्ता हथियाने के लिए पार्टियों को एक सिंबल की तरह से इस्तेमाल कर उसकी मार्केटिंग कर लोगों को टिकट बेचने और अपने बाहुबल और धन बल और अपनी पार्टी को सत्ता में स्थापित करने के लिए षड्यंत्र रचा है। मैथिली शरण गुप्त जैसे लोग इस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर सकते हैं। और जब कोई व्यक्ति एक बार जनता के वोट के द्वारा प्रतिनिधि चुन लिया जाए तो वो पार्टी का प्रतिनिधि ना होकर संसद का प्रतिनिधि ही कहलाए। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी लगातार प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में, जैसा कि मीडिया और सारे देश में चर्चा है, दिखाई दे रहे हैं, तो उनको भी आगे आकर ईमानदारी से एक राष्ट्रीय सरकार का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि उससे ये साबित होगा कि सभी राष्ट्र भक्त हैं। आज राष्ट्र भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन सब इधर उधर छितरे और बिखरे हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्षी दलों में सब नकारा लोग ही हैं या भाजपा में सब पूरे लोग ही अच्छे हैं। सारे देश के जो राजनेता हैं, जो सक्षम और ईमानदार और राष्ट्रवादी सोच के प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सबको लेकर ही 543 सांसद चुने जाएं और उनसे सरकार बने जाए। भले ही उस सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें या फिलहाल जो उनकी पार्टी है जो सबसे ज्यादा सांसद सदस्य लेके आए उसका सांसद या प्रधानमंत्री पद का दावेदार प्रधानमंत्री बने और देश को जो है विश्व गुरु बनाने की दिशा में विपक्ष में जो पढ़े लिखे, अच्छे, ईमानदार, सक्षम, राष्ट्रभक्त नेता हैं उनका भी सहयोग लिया जाए और उनको भी 2, 4, 10, 20 उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से मंत्री पद दिए जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाने के लिए, देश की व्यवस्था सुधारने के लिए, कानूनों में संशोधन करने के लिए, वो करें, उनको कौन रोक रहा है। लेकिन अभी अगर आप ये कहो कि सबसे ज्यादा सक्षम मैं ही हूँ या मैं ही अपने हिसाब से करूंगा और आपकी सरकार भी कुछ जो है ऐसे काम करे जिससे जो है आम जनता में आपकी छवि नकारात्मक हो, तो ये ना आपके लिए अच्छा है, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है, ना आरएसएस के लिए अच्छा है, ना एनडीए के लिए अच्छा है और ना देशवासियों के लिए अच्छा है। इस तरीके से विश्व गुरु बनाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को भी बात आना चाहिए और पूरे देश में ईमानदारी से
जो चुनाव हो रहा है उसको पारदर्शिता के साथ कराने के लिए अपनी सरकार की तरफ से चुनाव आयोग को एक निर्देश जारी करना चाहिए कि चुनाव में सभी लोगों को बराबर से जो है मौका दिया जाए अपनी बात कहने के लिए जनता के बीच में, तभी जो है निर्भीक और निष्पक्ष और साफ सुथरे चुनाव कराने का लोकतंत्र का जो तकाजा है वो पूरा होगा। मैं भोपाल की जनता से यही कहना चाहूँगा कि इस संदेश को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और मैथिली शरण गुप्त को अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजें ताकि वो सरकार के ऊपर दबाव बनाकर जन हितैषी कार्यों को, राष्ट्र हितैषी कार्यों को सरकार से कराने के लिए आपकी सेवा कर सकें। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी कीमत पर आप लोग मतदाता ये नहीं सोचें कि भाजपा और कांग्रेस या अन्य दल के नेता जिनकी ज्यादा सीटें आएंगी उनका प्रतिनिधित्व भेजेंगे तो काम होगा। योग्य व्यक्ति जाएगा तो अकेला आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए आपको अपने भोपाल के विकास के लिए, उसका सक्षम प्रतिनिधित्व के लिए मैथिली शरण गुप्त को तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। मेरा यही आप सबसे आह्वान है, विनती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मैथिली शरण गुप्त को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करें और पत्रकार बंधु अपने धर्म का सही माने में इस्तेमाल करते हुए जो हकीकत है उसको धरातल पर उतारने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के बीच में मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व और कर्तृत्व और उनके चुनाव लड़ने के प्रयासों को भी प्रचारित और प्रसारित करने का काम करें। बाकी मतदाताओं के ऊपर छोड़ें कि वो किसको अपना प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। राष्ट्र हित में जारी। जय हिंद, जय भारत। आपने संजय सराज जी बहुत अच्छी बात कही। मैं आपसे कुछ आग्रह करना चाहूंगा और फिर आपके बात के कुछ अंश को दोहराना भी चाहूंगा। तो पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपने जो अभी वक्तव्य दिया है, जो देश के नाम संदेश दिया है, विशेष तौर पर भोपाल की जनता के नाम संदेश दिया है, इसका एक वीडियो बनाकर मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजें, जिससे उसे अपराध मुक्त भारत मिशन चैनल पर प्रकाशित करके जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। नंबर 2, किसी योग्य व्यक्ति के साथ आप अपनी ही चैनल सरोकार में अपना खुद का इंटरव्यू दें, तो उसमें वार्तालाप के फॉर्म में उन सभी बिंदुओं को और अच्छे ढंग से उभारते हुए लाया जा सकेगा। इसके लिए मैं इन 2 जो है आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। यदि आपको स्वीकार होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अब आपके वक्तव्य से 2-3 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आए हैं कि राष्ट्रीय सरकार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी अन्य की नहीं, जो सरकार बन गई उसे राष्ट्रीय सरकार कहा जाए। दूसरी बात, किसी भी पार्टी के टिकट पे लड़के जो भी जीता है उसे लोकसभा का प्रतिनिधि माना जाए, उसे जो है किसी पार्टी का प्रतिनिधि ना माना जाए और इसका कानून में संशोधन किया जाए। तीसरी बात, आपने जो अपराधियों के बारे में कहा है, इस बारे में मैं आम जनता को बताना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में 3 PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, जिसका मजनून था कि जब इस देश में चपरासी जैसे छोटे पद के लिए साक्षर और सचरित्र होना जरूरी है, तब हमारे जनप्रतिनिधि अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र, धनबली, महाबली और अपराधी क्यों? यह हमारे लिए लज्जा का विषय है कि देश में जिस 2024 की पार्लियामेंट का हम समापन कर रहे हैं, उसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। उससे भी ज्यादा लज्जा की बात है, इसमें 29%, मात्र 30% से मात्र 1% कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जघन्य अपराध के अपराधी हैं। हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग, बलात्कार। ब्रिजभूषण जैसे, अतीक अहमद जैसे घटिया लोग जो अपराध करके जिन्होंने
सरेआम मर्डर्स किए हैं, जिन्होंने बम फेंके हैं, आतंक का वातावरण बनाया है, इन निर्लज्ज पार्टियों ने उन्हें अपना बल दिया है और इस देश की जनता का दमन किया है। अब मैं देशवासियों से अपील करना चाहूंगा कि आपकी ओर से ये अपील सभी राजनीतिक पार्टियों को जाए, अन्यथा मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप स्वयं क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए हमारी लिंक से और अपना स्वयं का नामांकन भरिए। यदि आप अपना स्वयं का नामांकन भरते हैं तो इसमें आपका कोई खर्च नहीं आ रहा है। यह बहुत आसान है। आपको ऐप को डाउनलोड करना है, अपना फोटो डालना है, अपने बारे में लिखना है, अपना एरिया पिन कोड डालकर उसे सबमिट करके आप सदस्य बन जाएंगे। फिर आपको इसी ऐप को खोलना है, अपनी प्रोफाइल में जाना है, आपके आइडेंटिटी कार्ड के नीचे व्हाट्सएप शेयर ऑन व्हाट्सएप दिया गया है, उसको क्लिक करिए, 5-5 को एक बार में सिलेक्ट करके सेंड करिए, बैक करिए, फिर सिलेक्ट करिए नए लोगों को, फिर भेजिए। जब तक आपके सभी लोग एग्जॉस्ट ना हो जाएं, तब तक आप यही काम करिए। फिर आप 10-10 के 10 ग्रुप बनाइए और नंबर 1 पर जो है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी, नंबर 10 पे सबसे कम एनर्जी है, उनको फोन लगाइए, उनसे कहिए मैं फलाना फलाना बोल रहा हूं, मैंने आपको अभी व्हाट्सएप पर एक संदेश भेजा है जिसमें क्राइम फ्री भारत ऐप का लिंक है, आपसे अनुरोध है कि आप इसे क्लिक करके डाउनलोड करें और इससे जुड़ें। और फिर जो प्रक्रिया आपको बताई गई है यही प्रक्रिया उनको दोहराएं। यदि आप यह काम मात्र 9 दिन कर देंगे तो आप 100 करोड़ से भी अधिक होंगे। नंबर 2, जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे और लोकसभा क्षेत्र में नंबर 1 पर आएंगे, उसे क्राइम फ्री भारत मिशन का समर्थित उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। बाकी सभी लोग जिन्होंने ऐप को डाउनलोड करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो अपना नामांकन वापस लें। इस प्रकार उनको मोबाइल के माध्यम से सब लोगों तक यह पहुंचाने में कोई खर्च नहीं आया है और ना ही उनका जो सिक्योरिटी मनी है वो लैप्स होगा। आपको आपकी अपनी सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। इस प्रकार इस कार्रवाई को आप 0 खर्च पर कर सकते हैं। मैं आम जनता से अपील करता हूं, अधिक से अधिक संख्या में अपना नामांकन भरें और इस प्रक्रिया के तहत पार्टी विहीन प्रजातंत्र को स्थापित करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।